नमस्कार। आज ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पावन पर्व है। आप सभी को सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। आज के इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर माँ शारदे से ये प्रार्थना करें कि वे हमारे विवेक को जागृत करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आज के इस विशेष दिन पर हम जब ज्ञान और बुद्धि का उत्सव मना रहे हैं, तो आइए अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए द हिंदू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए एडिटोरियल की तरफ। अ पीस ऑफ बोर्ड, ये बड़ा अच्छा एक चीज़ हम कहना चाहेंगे। ये जो पीस ऑफ बोर्ड जो है ना, ये एक्चुअल में ये पन है। इंग्लिश में इसको पन कहते हैं, जिसको आप मतलब कि चतुराई से शब्दों का खेल ये होता है। ये क्या होता है कि ये जो जो ऑथर जो हैं इसके, बोर्ड ऑफ पीस, PEACE, पीस, PEACE, पीस मतलब शांति होता है ना। तो बोर्ड ऑफ पीस का मजाक उड़ाने के लिए पीस ऑफ बोर्ड का इस्तेमाल किया है। समझ रहे हैं आप? तो यह पीस ऑफ बोर्ड जो है ये एक पन है। अगर इसको आसान भाषा में ऐसे समझें कि ये है शब्दों का खेल। बोर्ड ऑफ पीस जो होता है, यानी कि BOARD, बोर्ड ऑफ पीस, पीस ये वाला, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है यह उस संगठन का नाम है जिसे ट्रंप ने बनाया है। और पीस ऑफ बोर्ड जो कि आप एडिटोरियल का हेडलाइन देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है ये सुनने में और बोर्ड ऑफ पीस लगता है, ठीक है, जो ट्रंप ने बनाया है, जैसा कि मतलब कि, लेकिन इसका मतलब बदल जाता है। पीस ऑफ बोर्ड का शाब्दिक अर्थ है लकड़ी के तख्ते का एक टुकड़ा, है ना। ये एक्चुअल में क्या है कि ये एक सार्केज्म या मोकड़ी है, यानी कि तंज या कटाक्ष कह सकते हैं आप इसको। अंग्रेजी में जब हम किसी चीज़ को पीस ऑफ के नाम से जाते हैं, यानी कि PIECE, पीस ऑफ कहते हैं, और उसके बाद कोई भी शब्द लगाते हैं, जैसे पीस ऑफ जंक कह सकते हैं, पीस ऑफ गार्बेज कह सकते हैं, तो उसका मतलब होता है वो चीज़ बेकार, घटिया या मूल्यहीन है। मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब बेकार, घटिया या मूल्यहीन है। तो ऑथर यहाँ यह कहना चाह रहा है कि ट्रम्प का यह बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, असल में शांति लाने वाला कोई महान संगठन नहीं है, बल्कि एक बेकार और दिखावटी चीज़ है। तो ये है पीस ऑफ बोर्ड। ये एडिटोरियल में इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसके पहले मतलब कि हम इसके बारे में एक छोटा सा आपको इसकी भूमिका दे देते हैं। ये क्या है? ये जो है कि मतलब कि इसमें जो एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप के लिए के नए जो मतलब कि उन्होंने जो एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसका हिस्सा बनना चाहिए? क्या यह वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा अवसर है या भारत के लिए बिछाया गया एक खतरनाक जाल? आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जो भारत की विदेश नीति और आने वाले दशकों के कूटनीतिक संबंधों को तय कर सकता है। हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में है, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के फेज 2 यानी कि दूसरा चरण के तहत एक नए बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर की घोषणा की। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को सुलझाने के नाम पर बनाए गए इस बोर्ड में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन भारत ने इस कार्यक्रम से फिलहाल दूरी बनाई रखी है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों यह एडिटोरियल भारत को इस टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन से बचने की सलाह दे रहा है। जो की पॉइंट्स हैं आज के डिस्कस करने के लिए वो हैं, पहला, क्या यह बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की सत्ता को चुनौती देने की एक कोशिश है? दूसरा, फिलिस्तीनी नेतृत्व को नज़रअंदाज कर ट्रंप ने अपने करीबियों को इसमें क्यों जगह दी है?
तीसरा जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होना भारत के लिए कश्मीर मुद्दे पर कितनी बड़ी चेतावनी है। चौथा जो है ये अरब डॉलर की मेंबरशिप फिश, एक अरब डॉलर की मेंबरशिप फिश जो है देकर कूटनीति में जगह खरीदना भारत के कद के लिए सही है। और जो पांचवा और अंतिम जो पॉइंट है, ट्रंप की नाराजगी और व्यापारिक संबंधों के डर के बीच भारत को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुननी चाहिए। तो एडिटोरियल की एक एक लाइन का गहराई से विश्लेषण करते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि नई दिल्ली के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और इसका जो सब हेडलाइन है, जैसे कि हेडलाइन हमने बता दिया, सब हेडलाइन में नज़र करते हैं। इंडिया मस्ट एस्च्यू टेम्पटेशन टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रम्प्स पीस बोर्ड। अच्छा, इसके पहले जो है हम लोग फिर से ये भूल गए कि इस वर्ड्स को भी देखना पड़ेगा। वर्ड्स में आते हैं। एस्च्यू का मतलब होता है डेलिब्रेटली, जानबूझकर किसी चीज़ को जो है परहेज करते हैं या उससे बचते हैं, तो उसको कहते हैं एस्च्यू, ठीक है ना। टू डेलिबरेटली अवॉइड और एब्सटेंट फ्रॉम समथिंग, स्पेशली समथिंग टेम्पटिंग और अनडिजायरेबल, खासकर कोई ऐसा चीज़ जो प्रलोभन देने वाली हो या फिर अनुचित चीज़ हो या जो डिज़ायरेबल नहीं हो, वैसे चीज़ों से बचने के लिए एस्च्यू का यूज़ करते हैं। अवॉइड इसका साइनो हो जाएगा, सन हो जाएगा, एब्सटेन हो जाएगा, फोरगो, रिनाउंस। इसका एंटो हो जाएगा इम्ब्रेस, एक्सेप्ट, परस्यू या फिर इंडल्ज या एडॉप्ट। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, यानी कि अल्योरमेंट, इंटाइसमेंट या फिर लियोर या सिडक्शन। और इसका एंटो हो जाएगा रिपल्सन, अवर्सन, डिटरेंस या फिर डिस्करेजमेंट। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा किया गया काम, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली, आर्बिट्रेरली, सोलो या वन साइडेड, ठीक है ना। और इसका एंटो हो जाएगा म्यूचुअली, ज्वाइंटली, बायलैटरली या कंसेंसुअली। ओके। मैंडेट का मतलब होता है अधिकार या जनादेश, किसी कार्य को करने की आधिकारिक अनुमति जब दिया जाता है उसको मैंडेट कहते हैं। अथॉरिटी, डायरेक्टिव, कमीशन, ऑथराइजेशन, साइनो है। रिवोकेशन, प्रोहिबिशन, डिनायल, रेस्ट्रिक्शन आपका एंटो हो जाएगा। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है अपमान या मतलब कि ऐसा चीज़ जो विरोध पैदा करे या विद्रोह पैदा करे या इंसल्ट आपको आए आपकी डिग्निटी को, तो ऐसे को अफ्रंट कहते हैं। इंसल्ट, ऑफेंस, इंडिग्निटी या फिर स्लाइट। और इसका एंटो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ऑनर, रिस्पेक्ट, फ्लैटरी। रेड फ्लैग मतलब होता है चेतावनी, खतरे का संकेत, वार्निंग, अलर्ट, कॉशन या फिर डेंजर या सिग्नल। और इसका एंटो ग्रीन लाइट, अप्रूवल, रीएश्योरेंस या ऑल क्लियर। कैविल का मतलब होता है छोटी मोटी आपत्ति, अनावश्यक आपत्ति, मतलब टू मेक पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस, टू फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। क्विबल कहते हैं इसको, निटपिक कहते हैं, कार्प कहते हैं, क्रिटिसाइज कहते हैं, पैटली कहते हैं। और इसको एंटो हो जाएगा अप्रूव, एक्सेप्ट, प्रेज या कमेंट। डिक्टेट्स, डिक्टेट्स जो होता है ये आपका ऑथोरिटेटिव एंड ऑफन हार्श ऑर्डर्स, यानी कि मनमाने या कठोर आदेश, बिना चर्चा के थोपे गए निर्देश। तो डिक्रीज, एडिक्ट्स, कमांड्स या इम्पोजिशन। इसका एंटो हो जाएगा सजेशंस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल या निगोशिएशंस। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है व्यवहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म या यूनिलैटरलिज्म, यूटिलैटरिज्म, यूटिलैटरिज्म, यानी कि यूटिलैटरिज्म का जो मतलब होता है ऐसा जो हर जगह उसका प्रयोग किया जा सके, उसको व्यवहार में लाया जा सके। तो इसका एंटो हो जाएगा आइडियलिज्म, डॉगमेटिज्म या रोमांटिसिज्म या फिर प्रिंसिपल। आर और टी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें टंग ट्विस्ट हो जाता है। सप्लांट का जो मतलब होता है रिप्लेस या सुपरसीड या डिस्प्लेस या फिर ओवरथ्रो। और इसका एंटो हो जाएगा रिटेन या प्रिजर्व या फिर मेंटेन या सपोर्ट। रबर स्टाम्प्स वो चीज़ होता है जो बिना सोचे समझे मंजूरी दे देते हैं या नाम मात्र की स्वीकृति देते हैं। इसको इंडोर्स ब्लाइंडली, अप्रूव मैकेनिकली, नोट थ्रू, ठीक है ना। यस, इसका एंटो हो जाएगा स्क्रूटनाइज, रिजेक्ट या क्वेश्चन या वीटो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, मॉरलिटी, एथिक्स या फिर प्रिंसिपल्स या इनर वॉइस, इसका एंटो एमोरलिटी या सेमलेसनेस या फिर इमोरलिटी, ठीक है ना। इडियम एंड फ्रेज इसमें देखेंगे, इसमें कुछ शब्द आए हैं, एस्च्यू द टेम्पटेशन, ये आपने ऊपर भी देखा एस्च्यू, तो इसका जो पूरा फ्रेज है ये मतलब डेलिबरेटली, जानबूझकर अवॉइड करना किसी चीज़ को, प्रलोभन से बचना, ओह ये क्या हो गया, प्रलोभन से बचना, ठीक है, या फिर मुंह त्यागना। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए यू मस्ट एस्च्यू द टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग जंक फूड एंड एवरी नाइट, ठीक है ना। प्रत्येक रात को जो आप जंक फूड्स खाने का जो प्रलोभन है उससे आपको बचना चाहिए, एस्च्यू करना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉलो सूट का मतलब ये पहले भी शायद बता चुके हैं आपको, टू डू द सेम थिंग एज समवन एल्स हैज जस्ट डन, मतलब वही चीज़ करना जो किसी ने और भी नहीं की और किसी ने भी किया है, मतलब किसी के पद चिन्हों में चलना, ठीक है। व्हेन द टेक जाइंट इंक्रीज इट्स प्राइस, जब टेक जाइंट जो है दिग्गज कंपनी टेक्नोलॉजी का, उसने जो है बढ़ाया प्राइसेस को, कीमतों, तो छोटी छोटी जो कंपनियां अन्य जो हैं वो भी उसी का मतलब कि वैसा ही किया, उसने भी प्राइस को बढ़ा दिया। रिबफ एन इनविटेशन, यानी कि रिबफ का मतलब होता है आपको ठुकराना, टू रिजेक्ट करना, ठीक है ना। इनविटेशन का तो जानते ही मतलब निमंत्रण। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, डिस्पाइट हिज मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू अपोलोजाइज, उसने कई बार कोशिश किए थे माफ़ी मांगने की, ठीक है ना, उसके बावजूद सी रिबफ्ड हिज इनविटेशन टू टॉक, लेकिन उसने जो है उसके इनविटेशन को मतलब बातचीत करने के जो निमंत्रण या इनविटेशन है उसको ठुकरा दिया, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको कहते हैं, फोमो पीछे छूट जाने का डर, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी दैट एन एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग इवेंट इज हैपनिंग एल्सवेयर एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। यानी कि पीछे छूट जाते हैं, मतलब आप उस पर शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक डर है आपको कि आप कहीं बहुत कुछ खो न दे, तो फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मेनी इन्वेस्टर बॉट द स्टॉक, कई सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, स्टॉक को खरीदा ड्यूरिंग द प्राइस हाइक के दौरान, सिंपली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये किस लिए खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। तो कई निवेशकों ने शेयर की कीमतें बढ़ने के दौरान सिर्फ इसलिए खरीदारी की क्योंकि उन्हें पीछे छूट जाने का डर था। रेड फ्लैग मतलब होता है चेतावनी का संकेत और खतरे की घंटी। द कंपनीज रिफ्यूजल, यानी कंपनी का जो इनकार है, जो, ठीक है, टू शो इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को दिखाने का जो कंपनी का इनकार है, वॉज ए मेजर रेड फ्लैग फॉर द बैंक, ये बैंक के लिए एक बड़ी चेतावनी थी, ठीक है ना, खतरे की घंटी। कैविल एट का मतलब होता है टू मेक अननेसेसरी और ट्रिवियल कंप्लेंट्स, यानी कि मीन मेक निकालना या मतलब कि बिना मतलब का आपत्तिजनक नहीं बोलेंगे, आपत्ति जताना। तो इट इज़ पॉइंटलेस टू कैविल एट स्मॉल डिटेल्स, ये जो छोटे छोटे बारीकियों में आप जो आपत्ति जता रहे हैं ये व्यर्थ है, पॉइंटलेस में व्यर्थ है। व्हेन द ओवरऑल प्रोजेक्ट इज़ ए ह्यूज सक्सेस, जबकि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक बड़ी सफलता है, ठीक है ना। मतलब जब पूरा प्रोजेक्ट एक बड़ी सफलता हो तब छोटी छोटी बातों में कमियां ढूंढना या मेन मेक निकालना या आपत्तियां दर्ज करना वो बेकार है। रबर स्टैम्प का मतलब होता है टू गिव ऑफिशियल अप्रूवल टू अ प्लान ऑफ लॉ विदाउट रियली कंसिडरिंग इट और यूजिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट, मतलब बिना सोचे समझे अनुमति दे देते हैं, रबर स्टैम्प हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टैम्प के रूप में भी काम करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पार्लियामेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ मेयरली रबर स्टैंपिंग द प्रेसिडेंट्स डिसीजंस विदाउट एनी डिबेट, मतलब संसद पर यह आरोप लगा था कि वो बिना किसी बहस के राष्ट्रपति के फैसलों पर केवल बिना सोचे समझे मुहर लगा रही है, ठीक है। कीप वंस ऑन काउंसिल, ठीक है ना, यानी कि अपना जो इरादा है उसको गुप्त रखना, अपनी राय स्वयं तक सीमित रखना। टू कीप वंस थॉट्स या फिर प्लान्स या फिर ओपिनियंस, ठीक है, ये जो आपका विचार है, जो सोच है, जो आपकी योजना है या जो आपका विचार है उसको अपने तक ही सीमित रखना। टू बी सिक्रेटिव और इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन ए रूम फुल ऑफ शाउटिंग पॉलिटिशियन, मतलब कि राजनेताओं से, मतलब चिल्लाते हुए राजनेताओं से भरे हुए रूम में, द डिप्लोमेट, जो डिप्लोमेट हैं, राजनयिक जो हैं, उसने क्या किया, उसने जो है अपना विचार को गुप्त रखना ही बेहतर समझा, ठीक है ना।
डिक्टेट्स ऑफ कॉन्शियंस मतलब कि अंतरात्मा की पुकार, यानी कि फॉलोइंग व्हाट यू बिलीव इज मॉरली राइट रादर देन व्हाट इज प्रैक्टिकल और फोर्स्ड। ठीक है, मतलब आप वही चीज़ करते हैं जो आप बिलीव करते हैं कि ये सही है, न कि कि ये क्या मतलब कि नैतिक रूप से ये जो है व्यवहारिक है या ये आप पर थोप दिया गया है। तो वो न करके आप जो है, जो आप समझते हैं कि ये सही है नैतिक रूप से, वही चीज़ आप करते हैं। तो अंतरात्मा की पुकार कह सकते हैं इसको। ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब, उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो है ही कुड नो लॉन्गर इग्नोर द डिक्टेट्स ऑफ हिज कॉन्सियंस, कि वो जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जो है ना, अब नहीं मतलब कि कर सकता था, ठुकरा नहीं सकता था, उसको अनसुनी नहीं कर सकता था। इन्वॉक द आयर, ठीक है, आयर होता है रेत, WRATH, WRATH, या एंगर भी कह सकते हैं। इसका मतलब टू कॉज समवन या टू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है ना, खासकर उसको जो बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना, किसी के गुस्से या क्रोध को भड़काना जिसको कह सकते हैं, है ना। द जर्नलिस्ट रिपोर्ट, ये जर्नलिस्ट का जो रिपोर्ट है ऑन करप्शन पर इन्वॉक द आयर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो सत्ताधीन जो पार्टी है उसके गुस्से को भड़काया। ठीक है, तो आइए आते हैं एडिटोरियल में। इंडिया मस्ट एस्च्यू टेम्पटेशन टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रम्प्स पीस बोर्ड। ये ट्रम्प जो पीस बोर्ड बनाया है, अभी आपको बताए ही थे पीस बोर्ड क्या है। तो पीस बोर्ड जो बनाया है ट्रम्प ने, उसका हिस्सा बनने का जो प्रलोभन है, जो एक टेम्पटेशन है, उसको जो है अवॉइड करना चाहिए इंडिया को। ठीक है, इंडिया ऑन थर्सडे, इंडिया जो है थर्सडे को स्किप्ड मतलब उससे बच गया, एक तरीके से उसमें शामिल नहीं हुआ। स्किप द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेड, यानी कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके नेतृत्व में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट हेल्ड इन दावोस। ठीक है ना, यानी कि दावोस में आयोजित ये जो बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में है, उसको स्किप किया, मतलब उसमें शामिल नहीं हुआ। ऑल दो, हालांकि द गवर्नमेंट इज सेट टू बी, इस सेट टू बी तब कहा जाता है जब आपके पास जो है ना ऑफिशियली इस चीज़ को जो है पुष्टि करने के लिए आपके पास ये नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में इस सेट टू बी कहा जाता है। तो ऑल्दो द गवर्नमेंट इज सेट टू बी, तो सरकार जो है क्या कह रही है कि ऐसा मतलब कि विचार कर रही है, स्टिल डिस्कसिंग द इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ज्वाइन इट। कि ऐसा लगता है कि यानी कि ऐसा खबर है कि सरकार जो है अब भी स्टिल मतलब अब भी वो डिस्कस कर रही है, विचार कर रही है इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ज्वाइन इट, यानी कि इस इट मतलब बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर को जो इनविटेशन दिया गया है उस पर अभी भी विचार कर रही है सरकार। The BOP is part of the Trump administration phase 2 of the Gaza peace process proposal। ठीक है, अब यहाँ तक देख लीजिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, ये एक हिस्सा है किसका? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फेज 2 ऑफ द गाजा पीस प्रपोजल, यानी कि गाजा शांति जो प्रपोजल है, ठीक है ना, उसका ये फेज 2 है, चरण दूसरा चरण है, उसी का जो है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये फेज 2 है। फेज 2 किसका? गाजा पीस प्रपोजल का, ठीक है। और उसी का ये एक हिस्सा है BOP, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो मेंट, जिसका उद्देश्य है, जिसका यह भी उद्देश्य है, यह भी ऑल्सो है ना, कि मदद करना, रिजॉल्व करने में, हल ढूंढने में द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का। कैसे? थ्रू टॉक्स, बातचीत के माध्यम से, ऑन ए 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक 2 स्टेट के जो समाधान पर, ठीक है, टॉक्स के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करने के उद्देश्य से है ये, ठीक है। दिस वाज क्लियर्ड यूनानिमसली, इसको जो है अनुमोदन कर दिया गया, या फिर इसको जो है मंजूरी दे दी गई, इसको जो है स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से, यूनानिमसली बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। लेकिन इसमें जो है रसिया और चाइना जो है वो अनुपस्थित थे, मतलब कि उपस्थित नहीं थे, एब्सटेंड कर दिए थे।
तो इन नवंबर 2025 में ये मतलब कि इसको क्लियर किया गया था यूएन के द्वारा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, जिसमें रसिया और चाइना उसमें अनुपस्थित थे। तो इन नवंबर 2025 आफ्टर इजराइल हमास सीजफायर, ये कब हुआ था? इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध में विराम लगने के बाद, सीजफायर मतलब युद्ध में विराम, ठीक है ना। तो नवंबर 2025 में इसको क्लियर किया गया था। देयर आर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं, कुछ कारण हैं फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, टू सीरियसली कंसीडर, कि इसको जो है गंभीरता से इस पर विचार करें, ज्वाइनिंग द बीओपी, यानी कि बीओपी को ज्वाइन करने के लिए उस पर मतलब उस बीओपी बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए जो कुछ कारण है कि इंडिया उस पर सीरियसली मतलब कि गंभीरता से उस पर विचार करें। एज, क्योंकि अबाउट 20 कंट्रीज, क्योंकि लगभग 20 कंट्रीज जो है ना ऑलरेडी हैव मतलब यहाँ पर ज्वाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लेकिन क्या कहते हैं इसको, अंडरस्टूड है ये, ठीक है ना। तो ये जो है लगभग 20 कंट्रीज जो है पहले से ही इसको साइन इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया हैज़ बीन अ प्रिंसिपल सपोर्टर, अब कह रहा है कि भारत जो है वो रहा है, पहले भी था और अब भी है, एक प्रिंसिपल सपोर्टर है, मतलब सैद्धांतिक रूप से समर्थक है फ़लस्तीनियन कॉज का, यानी कि फ़लस्तीनी मुद्दा का ये पहले से ही एक सपोर्टर रहा है। एंड अ कॉन्सिस्टेंट प्रोवाइडर, और निरंतर एक प्रदाता है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता का भी ये बार बार मतलब कि उसको प्रोवाइड करते रहा है, प्रोवाइडर है। एंड दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, और यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक मौका हो सकता है, एक अवसर हो सकता है, टू हेल्प द ब्रूटलाइज्ड फ़लस्तीनियन पॉपुलेशन, ये जो पीड़ित जो फ़िलिस्तीनी आबादी है उसको हेल्प करने का ये एक मौका, ये एक अवसर हो सकता है। द डिसीजन बाय द यूएई, ये जो निर्णय है यूएई के द्वारा, सऊदी अरबिया और इजराइल और तुर्की के द्वारा, कि टू ज्वाइन मतलब कि ज्वाइन करने का जो ये फैसला है इन देशों के द्वारा, में पुट प्रेशर, ये दबाव डाल सकता है ऑन द मोदी गवर्नमेंट पर, सरकार पर, मोदी सरकार पर। द रप्चर, ये जो दरार है इन यूएस इंडिया टाइज में, ठीक है ना, यूएस और इंडिया के जो संबंध हैं उसमें जो एक दरार आए हैं, एंड जब एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ट्रेड निगोशिएशन, और जो ट्रेड निगोशिएशन है, व्यापारिक जो समझौता है, एक उसकी जो बातचीत है उसकी जो नाजुकता है, फ्रेजिलिटी है, मे बी अनदर कॉज, ये एक अन्य एक और कारण हो सकता है, नॉट टू रिवर्क मिस्टर ट्रम्प्स इन्विटेशन, मतलब कि मिस्टर ट्रम्प का जो निमंत्रण है, जो इनविटेशन है, उसको ठुकराने का, मतलब उसको न ठुकराने का, नॉट टू है ना, तो उसको न ठुकराने का ये एक और कारण या एक अन्य कारण हो सकता है, ठीक है। नाउ अब एज इट मे इन्वॉक हिज आयर, क्योंकि इससे जो है उसका क्रोध और मतलब कि जगा सकता है, यानी कि उनका जो उनको भड़का सकता है, हिज आयर, ठीक है ना। नीदर प्रैग्मेटिज्म नॉर प्रिंसिपल डिक्टेट्स, ना तो व्यवहारिकता न ही प्रिंसिपल या सिद्धांत, ठीक है ना। डिक्टेट्स, डिक्टेट्स यहाँ पर जो है ना वर्ब है, टेकिंग सच अ डिसीजन इन हेस्ट, ये जो है डिक्टेट्स नहीं करता है, एक तरीके से आपको ये बताता नहीं है कि कोई भी जो है डिसीजन वो जल्दबाजी में लेना के लिए ये मतलब कि डिक्टेट नहीं करता, ये बता मतलब कि कहता नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवहारिकता न ही सिद्धांत, ये कहता है कि आप जो है कोई डिसीजन हेस्ट में लें, यानी कि जल्दबाजी में लें। नीदर मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ही है, तो ना तो प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल वो कहता है कि डिसीजन जो है हेस्ट में लिया जाए। हाउएवर, हालांकि ये नहीं कहता है। एंड कंट्री ऑफ इंडियाज स्टैंडिंग, और जो इंडिया के कद का, भारत के कद का या रेपुटेशन का, या मतलब कि होता है ना उसका जो एक कद है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो इंडिया का जो स्टैंडिंग जैसे देश का, ठीक है ना, कैनॉट एक्ट बेस्ड ऑन द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो बताए थे आपको कि पीछे छूट जाने के डर से ये काम नहीं कर सकता है। ऑन ए पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आपका जो ऑन ए पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि जो प्रभाव, जो आपका प्रभाव है
ट्रम्प के पास, वो उससे आप पीछे हट जाने का या पीछे रह जाने का डर के को लेकर जो है आप इस पर कार्य नहीं कर सकते हैं, या फिर पनिशमेंट बाय द यूएस, या फिर यूएस के द्वारा जो पनिशमेंट किए जाने के डर से इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि एक ऐसा देश जो इंडिया के कद का हो वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जो कि फॉर्मों पर आधारित हो या फिर पनिशमेंट के वजह से हो बाय द यूएस, ठीक है ना। इवन दो फिर भी इवन दो फिर भी नहीं, भले ही द यूएन हैज़ बैक्ड, यूएन ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने समर्थन किया है यूएस के ओरिजिनल प्लान्स को, जो ओरिजिनल प्लान से मूल जो योजना है यूएस के, उसको समर्थन दिया है यूएन ने। द BOP's लेटेस्ट स्ट्रक्चर, BOP बोर्ड ऑफ पीस का जो नवीनतम जो संरचना है एंड मैंडेट, और जो मैंडेट है उनका जो एक तरीके से अथॉरिटी है, appear to have been unilaterally altered। ऐसा लगता है, appear मतलब लगता है कि उसको जो है एक तरफा बदल दिया गया, ऑल्टर्ड कर दिया गया। अब उसमें बताया जा रहा है पैरेंथेसिस देके, इट डज नॉट एक्चुअली मेंशन गाजा, ये जो है ना वास्तव में इसने कोई जिक्र ही नहीं किया गाजा का। अकॉर्डिंग टू लीक्ड वर्जन, ये जो लीक हुआ जो संस्करण है चार्टर का, उसके अनुसार मिस्टर ट्रम्प हैज़ अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज चेयरमैन। मिस्टर ट्रम्प जो है आप जानते ही कैसा मतवाला है, वो जो है अपने आप को ही जो है नियुक्त कर दिया है चेयरमैन के रूप में, विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उसमें जो है फ्रेंड्स हैं उनके और फैमिली हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है ना। एंड द चार्टर प्रपोजेस, और ये चार्टर जो है ये प्रस्ताव रखता है कि ये एक्सटेंड करेगा BOP को टू अदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वेंचर्स, ठीक है ना। जो अन्य जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है यानी कि संघर्ष को हल करने या समाधान करने का जो वेंचर्स है, उद्यम है, वहाँ तक जो है ये BOP को लेकर जाएगा। मतलब BOP में मतलब अन्य कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वेंचर्स को भी शामिल करेगा, यानी कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान जो है कश्मीर को लेकर वो भी हो सकता है ऐसा। सजेस्टिंग, जो सजेस्ट करता है कि दैट इट वुड सीक टू सप्लांट द UN, ठीक है ना, कि ये जो है क्या करेगा, इट वुड सीक, इट मतलब ये जो BOP जो ट्रम्प का है ये चाहेगा या प्रयास करेगा कि ये बदल दे UN को, रिप्लेस कर दे, UN के जगह में ये खुद आ जाए। सेकेंड, दूसरा जो है, वाइल द बोर्ड विल अपॉइंट पैलेस्टाइनियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जबकि दूसरा जो है वो क्या है कि बोर्ड जो है वो नियुक्त करेगा फिलिस्तीनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, लेकिन यह जो है उसमें शामिल नहीं करेगा फिलिस्तीनियन लीडरशिप को, ठीक है ना, जो कि एक अफ्रंट है, एक मतलब कि अपमान है उन देशों को जिसने जो है फिलिस्तीन को या फ़लस्तीन को जो है पहचान दी है, एक उसको पहचाना है एक देश के रूप में। दैट मिस्टर नेतन्याहू एक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, ये जो है नाउन क्लॉज है, दैट क्लॉज जिसको कह सकते हैं। मिस्टर नेतन्याहू जो हैं, जो कि आरोपी हैं जेनोसाइड, नरसंहार का, किसके द्वारा ये आरोपी किया गया है, UN एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो शुड बी इंक्लूडेड, उसको शामिल किया गया है, बट नॉट द फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंट, लेकिन फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंट को शामिल नहीं किया गया है। अब बता रहे हैं कि ये जो दैट मिस्टर नेतन्याहू accused of genocide by UN एजेंसी should be included, उसको शामिल किया गया है, बट लेकिन नॉट द फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंट, ये पूरा का पूरा एक डॉट क्लॉज है। अब ये जो पूरा ये घटना है ये एड्स करता है टू दैट इनजस्टिस, उस अन्याय को और बढ़ाता है। फॉर इंडिया, भारत के लिए पाकिस्तान का जो डिसीजन है, यानी कि पाकिस्तान का जो निर्णय है कि वो इसमें शामिल होगा इस बोर्ड में, ये एक चेतावनी है, रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है। पर्टिकुलरली खास करके ये विशेष रूप से इफ़ मिस्टर ट्रम्प डिसाइड्स, यदि मिस्टर ट्रम्प ये डिसाइड करते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट को भी इसमें शामिल कर लिया जाए टू द BOP's पीस प्लान्स में, ठीक है। द BOP's 2 tier मेंबरशिप, ये एक BOP का जो 2 tier मेंबरशिप है, जैसे 1 tier 2 tier होता है ना, तो BOP का 2 tier मेंबरशिप जो है जिसको पेशकश किया जा रहा है परमानेंट मेंबरशिप के लिए
फॉर ए फी ऑफ $1 बिलियन, $1 बिलियन के लिए मेंबरशिप मिलेगा आपको, परमानेंट मेंबरशिप। ये एक दूसरा या एक अन्य चेतावनी है। इट वुड ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया, यह जो है मुश्किल होगी, मतलब भारत के लिए यह भी मुश्किल होगी टू कैबिल एट, कि वो आपत्ति जता है इट्स ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स का यानी कि अपने सैनिकों का, ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने का जो भारत के सैनिकों के द्वारा उसमें आपत्ति जताने या उसमें मीन मेख निकालने के बारे में भारत को जो है ये भी एक मुश्किल होगी, जो कि नॉन यूएन इनिशिएटिव है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ठीक है, ये नॉन यूएन है। पहले यूएन में तो हम लोग भेजते ही हैं ना। विदाउट क्लैरिटी, बिना किसी स्पष्टता के, मेंबर्स विल ओनली बी रबर स्टैम्प्स टू मिस्टर ट्रम्प्स आर्बिट्ररी एंड ऑफन इललेजिटिमेट डिक्टेट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टीन, यानी कि बिना किसी क्लैरिटी के जो मेंबर्स जो होंगे वो केवल एक रबर स्टाम्प होंगे, किसके, मिस्टर ट्रम्प के जो आर्बिट्ररी, मनमाने और प्राय अवैध या इललेजिटिमेट, गलत जो आदेश हैं, उनके जो निर्देश हैं ऑन फ्यूचर ऑफ फ़लस्तीन, यानी कि फ़लस्तीन के भविष्य पर जो एक इललेजिटिमेट डिक्टेट्स, फरमान जिसको कह सकते हैं मिस्टर ट्रम्प के, उसके लिए जो है ना, ये जो मेंबर्स हैं केवल एक रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे, मतलब कि वो जो कहेगा ये लोग बस उस पर मुहर लगा देंगे। न्यू दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू कंसल्ट पार्टनर्स, न्यू दिल्ली को यानी कि भारत को जो है वो जारी रखना चाहिए कंसल्ट करना अपने पार्टनर्स, अपने सहयोगियों के साथ, ऑन द बेस्ट वे फॉरवर्ड, जो सही कदम हैं उस पर, पर्टिकुलरली द फ़लस्तीनियंस, विशेषकर फ़लस्तीनियों को लेकर, इवन एज इट कीप्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट काउंसिल, ठीक है ना, जबकि ये जो है अपने इरादों को वो गुप्त ही रखे, टू कीप इट्स ओन इंडिपेंडेंट काउंसिल, ठीक है ना, अपने इरादों को जो है वो भले ही इसको गुप्त रखे, लेकिन इसको लेकर जो है भारत को क्या करना चाहिए अपने पार्टनर से, कि इसका सही मतलब कि बेस्ट वे जो है इसका वो क्या होना चाहिए, उस पर अपने पार्टनर से कंसल्ट या परामर्श करना चाहिए। अबव ऑल, सबसे ऊपर, इंडिया मस्ट लिसन टू इट्स ओन कॉन्शियंस, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, भारत को जो है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुननी चाहिए। तो एडिटोरियल आज का काफ़ी अच्छा रहा, है ना। तो जैसा कि हमने आज के एडिटोरियल में देखा, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना भारत के लिए केवल एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह हमारे सिद्धांतों की परीक्षा भी है। क्या भारत को ट्रम्प के व्यक्तिगत एजेंडे का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान और फ़लस्तीन के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम रहना चाहिए? यह सवाल आने वाले समय में भारत की वैश्विक साख यानी कि ग्लोबल स्टैंडिंग तय करेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत को कश्मीर मुद्दे पर संभावित दखल और $1 बिलियन की भारी भरकम फीस को देखते हुए इस बोर्ड से दूर रहना चाहिए, या फिर अमेरिका के साथ रिश्तों को बचाने के लिए इसमें शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। द हिंदू के ऐसे ही डेली एनालिसिस और वोकेबलरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए। जय हिंद।